नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। हमारा देश बदल रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इस बात का सबसे प्रबल सबूत देती हैं देश की सड़कें, जो किसी भी देश के लिए उसकी अर्थव्यवस्था की रक्त वाहिनियों की तरह होती हैं, जिनके जरिए विकास की धारा बहती है। भारत में सड़कों की कुल लंबाई 63,71,847 किलोमीटर है, जिसमें से 25 सड़कें तो ऐसी उच्च क्वालिटी की हैं जो हवाई जहाज़ के रनवे जैसी हैं, यानी उस पर हवाई जहाज़ उतारे जा सकते हैं। ये कमाल है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का, जिनके कुशल नेतृत्व ने देश की सड़कों का कायाकल्प कर दिया। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं वैभव डांगे जी, जिन्होंने देश की सड़कों को उन्नत बनाने में गडकरी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अपने दर्शकों को बता दें कि वैभव जी सड़क निर्माण के विशेषज्ञ हैं और वो IIM के प्रोडक्ट हैं। और आप भारत में जो सड़कों का जाल बिछता हुआ देख रहे हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव जी, गडकरी जी ने ऐलान किया है कि साल 2024 तक हमारे देश की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। तो ये दावे मतलब ज़मीनी लेवल पे कैसे उतर सकते हैं और क्या होगा इसका? नहीं, बिल्कुल उतर सकते हैं। मुझे लगता है उसमें किसी के मन में कोई संदेह होना नहीं चाहिए, और जिसके मन में थोड़ा भी संदेह होगा, मैं उनसे बिल्कुल आग्रह करूंगा कि वो अपनी गाड़ी निकाले और देश के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी ज़िले में एक बार चक्कर लगा कर आए, और ये दावा कितना वास्तविक है इसका प्रमाण वो स्वयं पूरी दुनिया को देंगे। क्योंकि पिछले लगभग 8-9 साल में इस देश में राजमार्गों का जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उसमें कोई ऐसा जिला नहीं है देश का, कोई ऐसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य नहीं हो रहा है। या तो नया राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, या पुराने राजमार्ग को और अधिक मजबूत चौड़ा किया जा रहा है, या एग्जिस्टिंग राजमार्ग के रखरखाव में और बदलाव लाया जा रहा है। जैसे आपने अपने शुरुआती भाष्य में कहा, बिल्कुल आपका कहना सही है। लगभग 25 ऐसे सड़कें हैं, खास करके बॉर्डर एरियाज़ में, जिसको इस क्वालिटी का बनाया गया है, जिस पर हमारे फाइटर क्राफ्ट और एयरफोर्स के और आर्मी के जो एयरक्राफ्ट है वो सीधा लैंड कर सके इमरजेंसी में। तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा प्रमाण गुणवत्ता का कुछ और नहीं हो सकता। और देश में केवल इतना ही नहीं, तो लगभग देश में 20 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि दिल्ली देश में पहला एक्सप्रेसवे बना था मुंबई और पुणे के बीच में, और उस एक्सप्रेसवे बनने के कारण जो बड़ा बदलाव उस पूरे रीजन में आया था, दिल्ली, मुंबई, पुणे, नासिक, पूरा बेल्ट, ट्रायंगुलर बेल्ट में इकोनॉमिक एक्टिविटी का इतना ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ, और उसके कारण विकास का जो इम्पैक्ट उस पूरे क्षेत्र में वहाँ के लोगों पे पड़ा। मुंबई पुणे में चलने वाली विमान सेवा बंद हो गई उस सड़क के कारण। अच्छा। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़, ये एक्सप्रेसवे जब ऑपरेशनल हो जाएंगे सारे, तो 2 घंटे में अगर आप देहरादून, 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई एयरक्राफ्ट से फ्लाइट लेके देहरादून जाना पसंद करेगा, या जयपुर जाना पसंद करेगा, या चंडीगढ़ जाना पसंद करेगा। तो निश्चित रूप से देश में हाईवेज का आमूलाग्र बदल हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, एक्सपांशन, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशंस, हर दृष्टि से देश में बदलाव हो रहा है। और इसलिए इसमें मुझे लगता है कोई मन में, किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए। अच्छा, सड़क और परिवहन मंत्रालय ने कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों का रिकॉर्ड कायम किया है। हमने कई जगह देखा कि 24 घंटे में 18 किलोमीटर, 22 किलोमीटर सड़कें बना दी गई। ये कैसे संभव हुआ? इसमें तकनीक कौन सी इस्तेमाल की गई? नहीं, देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नया अपनाया गया ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ वो हुआ है वर्क कल्चर का। जो वर्क कल्चर में बदलाव आया, जो लीडरशिप ने एक नेतृत्व देने की बात होती है। मुझे याद है 2014 में जब मैं गडकरी जी के साथ मंत्रालय में हमने काम करना शुरू किया, तब हमारा लास्ट क्वार्टर का कंस्ट्रक्शन रेट था कुछ 3-4 किलोमीटर पर डे, और एनुअल ईयर ऑन ईयर एवरेज था लगभग 11 किलोमीटर पर डे। वहाँ से शुरू करके आज हमारा लगभग 35 किलोमीटर से ऊपर पर डे का नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन का स्पीड हुआ है।
उसमें बदलाव इसलिए आया क्योंकि हमने मूल समस्याओं को समझने का प्रयास किया। देखिए, किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट, हमारे देश में एक बड़ी पुरानी परंपरा थी कि सड़क का काम शुरू हुआ है तो 6-7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल चलता था। एक ब्रिज का काम चल रहा है तो सालों साल हम, मतलब कई ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में बच्चे जवान हो गए, इतना समय उसमें लगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें महत्वपूर्ण जो बदलाव आया वो वर्क कल्चर का आया है। वो आया कंटिन्यूअस, जो लीडरशिप ने फोकस बनाए रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। फिर वो नई टेक्नोलॉजी लाने की बात हो, वो ज़रूरत पड़ने पर नियमों में बदलाव करने की बात हो। पहले 3 साल में लगभग 22 बार कैबिनेट ने कुछ स्ट्रक्चरल डिसीजंस लिए सड़कों के स्पीड को बढ़ाने के लिए। हमने कई समस्याएं थी, लगभग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा, 250 के ऊपर प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो या तो बंद पड़े थे या रुक गए थे या डिले हुए थे या कॉस्ट ओवररन हो रहा था। उन एक एक प्रोजेक्ट्स को समझकर उसकी कुछ कॉमन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके और उस पर सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया। इसलिए मैंने कहा, जब 22 बार कैबिनेट में जाकर उस पर निर्णय लिया गया अलग अलग मुद्दों पर, इन सब बातों के कारण जो एक स्ट्रक्चरल बदलाव आया, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया, साथ ही साथ डेलीगेशन ऑफ पावर किया। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, आप लोगों से अपेक्षा तभी कर सकते हैं जब आप उनके पास अधिकार देंगे। अब जब आप अधिकार देंगे तो आप अकाउंटेबल लोगों को बना सकते हो। तो आप सोचिए, 2014 में क्या देश के इंजीनियर बदल गए क्या? 2014 में क्या देश की हमारा कोई सरकारी संस्था बदल गई या सरकारी अधिकारी बदल गए? बदलाव क्या हुआ? बदलाव हुआ वर्क कल्चर का, बदलाव हुआ लीडरशिप ने जो एक प्रोएक्टिव, बहुत पैशनेट रोल प्ले करना होता है। मुझे याद है, सुबह 7 बजे भी एयरक्राफ्ट में चढ़ते समय मंत्री जी किसी अधिकारी को फ़ोन करते थे जब याद आता था कि क्या हुआ। एयरक्राफ्ट में 3 घंटा बैठते थे तो अपनी छोटी डायरी में लिस्ट निकाल कर उतरते ही सबको फ़ोन करते थे, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। तो मुझे लगता है वो जो पैशन है काम करने का और हमें मिला हुआ जो मौका है उसमें अधिक से अधिक करके दिखाने की जो भावना है, उसके कारण वो बदलाव आया है। और निश्चित रूप से ये सब बदलाव लाने में तकनीक, टेक्नोलॉजी का एडॉप्टेशन किया, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग किया। डिसीजन मेकिंग को लिटरली, ये ईस्टर्न पेरीफेरी जो दिल्ली के अराउंड बना है वो 500 दिन में बना, और अधिकारियों को व्हाट्सएप पे अप्रूवल देने की इजाज़त दी गई थी कि काम नहीं रुकना चाहिए, इतना तेज़ी से काम होना है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ, नए नए मॉडर्न, फॉर एग्जांपल आज मैकेनाइजेशन पूरा अपने देश में हो रहा है। जैसे आपने बताया, 24 घंटे में गुजरात के जो दिल्ली मुंबई नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसमें 24 घंटे में 8 लेन का 2.5 किलोमीटर लंबा कंक्रीट का एक सड़क 24 घंटे में बना। अब उसके बनाने के लिए जो मशीन अपनाई गई, जिसको पेवर कहते हैं, कंक्रीट पेवर, वो दुनिया की पहली ऐसी मशीन है, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन आज तक दुनिया में कभी बनी ही नहीं थी, इतनी बड़ी सड़क बनने के लिए। तो उसकी वीडियोस भी सामने आए थे। बिल्कुल, वीडियोस भी सामने आए थे। मतलब ऐड जी 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 जी, एक साथ पूरी सड़क जी जी। तो ये सारी बातें निश्चित रूप से हुई, क्योंकि टेक्नोलॉजी को अपनाया गया, मैकेनाइजेशन किया गया, डिसीजन मेकिंग को फास्ट ट्रैक किया गया, जो छोटी छोटी ब्यूरोक्रेटिक या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे उसको दूर किया गया। इसको सरल भाषा में कहें तो कार्य संस्कृति में बदलाव, इच्छा शक्ति और समय का सदुपयोग, इसने, इन तीनों चीज़ों ने मिलकर भारत में सड़क संस्कृति में भारी बदलाव किया। अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने खबर पढ़ी थी कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जा रहा है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत बेहतर, अच्छी खबर है। अगर टनों टन प्लास्टिक वेस्ट, जो कि मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, उसका इस्तेमाल सड़क निर्माण में हो रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताएं हमें। नहीं, बिल्कुल। देखिए, नॉर्मली सीमेंट कंक्रीट का सड़क का या जिस प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में हमेशा ये बोला जाता है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, और कुछ हद तक ये सही भी है। इसलिए बहुत लगातार प्रयास किया गया अपने देश में कि हमारी सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को सस्टेनेबल कैसे किया जाए। तो फिर वो रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ करने की बात हो, मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि सारे पावर प्लांट्स में बहुत बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश का निर्माण होता है। तो ये फ्लाई ऐश, जब 2014 में हमने फ्लाई ऐश को रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने की अनुमति दी, उसके टेस्ट किए, इंडियन रोड कांग्रेस ने उसको वेरीफाई किया, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उसके सारे टेस्ट करने के बाद अनुमति दी। उस समय सारे पावर प्लांट्स में पहाड़ लगे हुए थे फ्लाई ऐश के, और सारे पावर प्लांट्स के और एनटीपीसी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधिकारियों ने कहा कि आप इसको ले जाइए फ्री में, और बल्कि आपको ले जाने के लिए भी हम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट देंगे। और आज 2021 आते आते, 22 आते आते, पिछले साल
पावर मिनिस्ट्री ने वो सारे सर्कुलर विड्रॉ किए और कहा कि अब आपको फ्लैश ले जाना है तो उसको ऑक्शन होगा और उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो वेस्ट में वैल्यू क्रिएट हुई और उसमें हमारा देश का एक बहुत बड़ी समस्या दूर हुई। ऐसे ही एक उदाहरण दूसरा देता हूँ। सारे स्टील प्लांट में आयरन स्लैग बनता है, वो वेस्ट होता है, उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे ही भारत के एक बहुत बड़े इंजीनियर है, वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, मिस्टर जोशी। उन्होंने वहाँ ये आयरन स्लैग को यूज़ करके सड़कें बनाई और रनवेज बनाए। तो हमने उनको बुलाया, उनकी सारे अनुभव का उपयोग किया और आयरन स्लैग सड़कों में मिक्स करने की शुरुआत की। आज आयरन स्लैग स्टील कंपनीज बहुत अच्छे दाम में बेचना शुरू किए हैं। तो वेस्ट से वेल्थ क्रिएशन हुआ। तीसरा उदाहरण आपने दिया, हमारे देश में प्लास्टिक बहुत बड़ी समस्या है। आज दिल्ली के चारों तरफ आप जाएंगे, दिल्ली क्या पूरे देश में किसी भी बड़े शहर के आप जाएंगे तो कूड़े के पहाड़ आपको मिलेंगे। उस प्लास्टिक को रिसाइकल करके आज लगभग 15% तक बिटुमिन में मिक्स हो सकता है। बिटुमिन और पानी का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। तो प्लास्टिक मिक्स करने के कारण बिटुमिन के रोड की क्वालिटी इंप्रूव होती है, उसकी सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव होती है और हमारा प्लास्टिक को डिस्पोज ऑफ करने का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है आज के समय का सबसे विकराल समस्या है वो प्लास्टिक को मैनेज करना, उससे हो सकती है। केवल उसी में हम नहीं रुके। आप सब देखते होंगे कि ये जो हमारे देश में यूज टायर होता है, खास करके सर्दियों में आपको देश पूरे दिल्ली में या देश भर में कोने कोने में लोग टायर जलाकर उसकी गर्मी से सेकते हैं। दैट इज द मोस्ट पोल्यूटिंग वे ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ अ रबर टायर। तो हमने यूज टायर को, टायर में से तार अलग करके उसकी एक प्रोसेस है, उसके रबर क्रम्स बनते हैं। उस रबर क्रम्स को हम बिटुमिन में यूज कर रहे हैं। उसको 15% तक बिटुमिन में मिक्स किया जाता है, उसको मॉडिफाइड बिटुमिन कहते हैं। यानी सड़कों की सबसे बड़ा दुश्मन पानी होता है, जो कि उसकी समस्या को एड्रेस करने के लिए हमने वेस्ट का उपयोग किया और ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे देश के इंजीनियर्स ने बनाई। हमने कोई दुनिया से बाहर से हर चीज़ लाई ऐसा नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो भाव देना जरूरी है। जो मैंने लीडरशिप की बात की, लीडरशिप ने अपना फोकस कहा कि नहीं, हमें सस्टेनेबल करना है, हमें रिसाइकल करना है, हमें रीयूज करना है, हमें रिड्यूस करना है। उसका इम्पैक्ट हुआ। जैसे मैंने कहा, रिसाइकल करना, रिड्यूस करना। रिड्यूस करने का एक दूसरा उदाहरण आपको देता हूँ। हमारे देश में ये जो फ्लाईओवर्स या ब्रिजेस बनते हैं, उसमें जो गर्डर लगता है उसमें स्टील बार लगता है। एक नई टेक्नोलॉजी को 2 साल पहले हमारे देश के इंजीनियर्स ने टेस्ट करके, IITs ने टेस्ट करके अप्रूवल दिया। उस टेक्नोलॉजी में हमारे गर्डर्स में स्टील बार की जगह स्टील फाइबर का उपयोग होता है। उसके कारण उसकी हमारी जो वेट है वो कम जो हो जाता है। उसके कारण हमें कंक्रीट कम लगता है, सीमेंट कम लगता है, स्टील कम लगता है और उसके कारण हमारी कॉस्ट लगभग 20% कम होती है। तो हमें रीयूज भी करना पड़ेगा, हमें रिसाइकल भी करना पड़ेगा और हमें रिड्यूस भी करना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल करना है तो ये तीनों बातें करने से ही हमारे इसमें बदलाव आएगा। और मुझे लगता है केवल इतना करके सस्टेनेबिलिटी पे रुके नहीं है हमारे देश में, हाईवे रुके नहीं है। आप अगर कभी सड़कों से घूमते होंगे तो मैक्सिमम कई जगह सड़कें हमारी रिजर्व फॉरेस्ट से या टाइगर रिजर्व्स में से जाती है, कंजर्वेशन टाइगर सेंचुरीज में से जाती है। तो वहाँ पे एनिमल मैन कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए जगह जगह पे एनिमल ओवरपासेस या अंडरपासेस बनाए हैं। आप अगर कभी पेंच जाएंगे तो वहाँ का वो ओवरपास ज़रूर देख के आइएगा। वो जंगल में जानवरों को तकलीफ ना हो इसलिए लगभग 4 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया है। हाँ, मुझे याद है, मैंने उसकी फोटो देखी थी कि ऊपर सड़क जा रही है और नीचे से शेर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये हमारे इकोलॉजी को बैलेंस करने का एक बहुत अच्छा मॉडल है। तो मुझे लगता है इन सब बातों को सोचकर अगर हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तो एक जो हमारे देश में सस्टेनेबिलिटी का मतलब है एनिमल ह्यूमन इकोलॉजी को बैलेंस करते हुए कोएग्जिस्ट करना और हमारा पोल्यूशन और एमिशन का इम्पैक्ट कम करते जाना। तो मुझे लगता है उस दिशा में काफ़ी प्रयास हो रहा है। यानी कि संवेदनशीलता के साथ विकास, आप पशु का भी ध्यान रखते हैं, मानव का भी ध्यान रखते हैं और विकास भी करते हैं, ये बहुत बड़ी खूबी है। अच्छा, भारतमाला योजना क्या है और इसके अंतर्गत कितने चरण का काम ही बाकी है, इसके बारे में कुछ पता है? इस बारे में, क्योंकि PM ने इस बारे में बहुत सारी बातें कही हैं देश को। 2018 में भारतमाला परियोजना की घोषणा हुई। हमारे देश में जब स्टडी किया गया तो लगभग हमारे देश पे 90 ऐसे चोक पॉइंट्स है जिसके कारण हमारे देश का फ्री फ्लो जो है वो इम्पैक्ट करता था। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। एक ट्रक पहले 190 किलोमीटर दिन में चलता था, इन चोक पॉइंट्स के कारण उसकी स्पीड लिमिट होती थी। आज वही ट्रक 350 किलोमीटर चलता है एक दिन में, तो उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। आज हमारे उसके कारण
प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बहुत तेज़ी से मार्केट तक पहुंचना शुरू होता है। उसका इम्पैक्ट क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा है, हमारे देश की लॉजिस्टिक को हमें और एफिशिएंट बनाने की आवश्यकता है। दुनिया भर में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ये लगभग 12% है, एवरेज कॉस्ट दुनिया में हर जगह। हमारे देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लगभग 18% थी। अच्छा। अब उस 18% को जब तक हम 12% पे नहीं लाएंगे तो हमारे बिजनेसेस तो 6% से पहले ही नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे सर्विसेज, आज हमारे आर्टिजन्स कुछ बनाते हैं, हमें दुनिया में कहीं भेजना है, तो वो प्रोडक्ट जितना डिले पहुंचेगा उतनी हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, उतनी हमारी हर चीज़ों पे इम्पैक्ट आएगा। तो भारतमाला परियोजना उसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट को एड्रेस कर रहा है। इसलिए भारतमाला परियोजना में 90 चोक पॉइंट्स को दूर किया गया है। अच्छा। भारतमाला परियोजना में पोर्ट कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट पे ध्यान दिया गया है। भारतमाला परियोजना में 20 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई आपने सुना है, दिल्ली अमृतसर कटरा आपने सुना है, दिल्ली आपने देहरादून सुना है, दिल्ली मेरठ ऑलरेडी ऑपरेशनल है, बैंगलोर चेन्नई काम हो रहा है बहुत तेज़ी से, हैदराबाद नागपुर, हैदराबाद बैंगलोर, ऐसे कई सारे 20 ऐसे छोटे मोटे, चेन्नई और सूरत के बीच में एक नया हाईवे बन रहा है, जालंधर से राजस्थान होते हुए जामनगर तक का हाईवे बन रहा है, जिसके कारण हमारे पूरे पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रोडक्ट दिल्ली और राजस्थान होते हुए उनको पोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो सीधा वहाँ से राजस्थान से पोर्ट में पहुँच सकते हैं। तो ऐसे कई सारे नए नए चोक पॉइंट्स को दूर करके कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने की बात हो रही है। जैसे मुंबई से त्रिवेंद्रम जाने वाली सड़क को रीडिज़ाइन कर रहे हैं, उसके कारण हमारा लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बचने वाला है। तो ऐसे कई प्रयोग भारतमाला योजना में कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश में आने वाले 25 साल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना जिसको कहते हैं, वो प्रयास हो रहा है। लगभग 20 लाख करोड़ की ये सारी परियोजना है और पहले फेज में लगभग सारी जगह पे काम शुरू हुआ है। कोई 200-400 किलोमीटर में कोई दिक्कत होगी, अदरवाइज लगभग 22,500 किलोमीटर का पूरा फेज 1 का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जी, हम अपने दर्शकों को सरल भाषा में समझाएं कि वैभव जी ने बताया कि जो 90 स्थान ऐसे थे जहाँ पे ट्रैफिक फंसता था, जिसकी वजह से माल की सप्लाई बाधित होती थी। भारतमाला परियोजना के तहत उन 90 फंसने वाली जगहों को क्लियर किया गया है और उसका विकास किया जा रहा है। अच्छा, सड़कों के साथ इकोनॉमी का बड़ा नज़दीकी संबंध होता है और सड़कें रेवेन्यू जनरेशन का माध्यम भी होती हैं। आपने भी बताया कि कई लाख करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। कृपया दर्शकों को बताया कि सड़कों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की योजना क्या है और इससे कैसे रेवेन्यू अर्जित किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। जैसे हमारे शरीर में रक्त की धमनियाँ होती है, वैसे हमारे देश में सड़क, रेलवे, ये देश की धमनियाँ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना इम्पोर्टेंट रोल हमारे देश के ग्रोथ में, इकोनॉमी के एक्टिविटी को मल्टीप्लाई करने में होता है। जहाँ सड़क पहुँचती है वहाँ एक्सेसिबिलिटी होती है। हम हमारी हर प्रकार की, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सरकार की किसी प्रकार की योजनाओं को उस जगह तक पहुँचाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। केवल उतना नहीं, आज मैं उदाहरण आपको एक फिर देना चाहूँगा। महाराष्ट्र में जलगांव में सबसे ज़्यादा केले बनते हैं, जलगांव और उस बेल्ट में सबसे ज़्यादा केले बनते हैं। अब वहाँ की सड़क ठीक ना होने के कारण उनके केले 3 दिन लेट मार्केट में पहुँचते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो केला अगर हम मान लो 50 रुपये डजन खरीद रहे हैं या 50 रुपये किलो खरीद रहे हैं, वो अगर 1 दिन या 2 दिन लेट होता है और उसमें अगर एक छोटा काला दाग आ जाता है तो उसकी वैल्यू 70% गिर जाती है। तो हमारे किसानों को हम आय दुगनी कैसे करेंगे? अगर उसको एफिशिएंट बनाएंगे। तो वो एक चिखली तारसोड़ के बीच में सड़क बनने के कारण आज उनका 36 घंटे में माल मुंबई पहुंच रहा है या मार्केट में जहां उनको पहुंचाना है वहां पहुंच रहा है। अब ये रोल होता है हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का। और पोर्ट में भी वैसी ही एफिशिएंसी हो रही है, उसी के कारण हमारा सामान जल्दी जगह जगह पर पहुंचना, लोगों की मूवमेंट तेजी से होना। आज सोचिए, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के कारण आज पढ़ने लिखने के लिए हमारे गांव से, छोटे से गांव से लड़के, अगर उसका सपना है बड़ा किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना, तो उसको एक्सेसिबल हमने बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण। आज वो कहीं भी जाके पढ़ सकता है, किसी भी जगह जाके हम स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकते हैं, किसी भी जगह जाके हम अपनी रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ को खोज सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये इम्पैक्ट है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पैक्ट है, इट्स अ इकोनॉमिक मल्टीप्लायर। जहाँ से सड़क जाती है वहाँ ज़मीनों के दाम बढ़ने लगते हैं, वहाँ का प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट के पास बहुत तेज़ी से पहुँचने लगती है।
इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट, अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोविड में पूरी दुनिया में सारी इंडस्ट्री में स्लो डाउन हुआ। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेज़ी से काम चल रहा था, उसके कारण हमारे देश की स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री को कोविड काल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री की। अच्छा, स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री और माइनिंग इंडस्ट्री को इकोनॉमी की बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि उसमें ग्रोथ होता है। तो अगर ग्रोथ होगा तो नई इंडस्ट्री और लगेगी, एक्सपांशन होगा, इंडस्ट्री होगी, एक्सपांशन होगा तो ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा तो रोजगार बनेंगे, नए फैक्ट्रीज लगेंगे, एक्सपांशन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इकोनॉमी के जो सबसे दो बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं वो होते हैं हमारे जीडीपी को बढ़ाना और हमारे लोगों के लिए रोजगार की संभावनाओं को पैदा करना। 1 किलोमीटर की अगर सड़क बनती है तो 956 मैन आवर्स का जॉब क्रिएट होता है। ये डायरेक्ट जॉब क्रिएट होता है सड़क बनाने का। लेकिन सड़क बनने के कारण इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज का जो इकोनॉमिक मल्टीप्लायर है उसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। जहां सड़क बनती है वहां लोगों को सुविधाओं के लिए पेट्रोल पंप लगता है, रेस्टोरेंट्स लगते हैं, मार्केट्स लगते हैं, लोग अपने आप देश में कहीं भी घूमेंगे कई जगह देखते हैं जहां सड़क बचती है वहां के गांव के लोग अपने फ्रूट्स वेजिटेबल सड़क पर आकर बेचना शुरू कर देते हैं। ये बहुत एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको कर रहा हूं, लेकिन इकोनॉमिक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट में ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। और इसलिए इस देश की इकोनॉमी को हमें आगे बढ़ाना है तो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम जितना ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, अगर हमारे शरीर को मजबूत रखना है तो मसल को हमको स्ट्रेंथन करना पड़ता है। मसल एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर मजबूत रहेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश के मसल्स है। मेरा इशारा इस तरफ था कि जैसे कि टोल रेवेन्यू और विकसित सड़कों के किनारे मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस तैयार करने की योजना भी सरकार की शायद थी। मैं इसके बारे में जानना चाह रहा था आपसे। बिल्कुल, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, बीच में से कभी भी कोई घुस नहीं सकता है। सेफ्टी के लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो जानवर या लोग बीच में से जाएंगे तो हमने देखा देश भर में बहुत एक्सीडेंट होते हैं। अब यहाँ से मुंबई तक 1350 किलोमीटर की दूरी है, तो वहाँ हर 50 किलोमीटर पर एक वे साइड एमिनिटी बनाई है जहाँ ट्रकर्स के लिए व्यवस्था है, लोग जो घूमते हैं उनके लिए रेस्टोरेंट्स है, पेट्रोल पंप है, फैसिलिटीज़ है। कोशिश ये हो रही है कि उस डिस्ट्रिक्ट के जो लोकल फ्रूट्स वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आर्टिजन प्रोडक्ट्स हो गए उनके लिए भी वहाँ एक हाट जैसी व्यवस्था हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं निश्चित रूप से वहाँ हो रही है। साथ ही साथ टोल रेवेन्यू बढ़ने से हमारा दोबारा फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ये एक साइकिल है। अब जैसे देश में पहली बार बहुत इनोवेटिवली हमने टोल रेवेन्यू को मोनेटाइज किया और 6000 करोड़ के टोल रेवेन्यू को पर हमने पैसा खड़ा किया तो 10,000 करोड़ रुपए खड़े हुए रेज कर पाए हम। वो 10,000 करोड़ रुपए फिर सड़क बनने में लगे। तो आज हमें 14 से 23 के बीच में जो मल्टीप्लायर इफेक्ट दिख रहा है उसका कारण है वो साइकिल बनाया गया, क्योंकि देश में पैसा कोई छपा थोड़ी है नया, लेकिन उसी पैसों को बहुत इनोवेटिव तरीके से अगर हम यूज करेंगे, साथ ही साथ लोगों को टोल देने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टोल प्लाजा पे मुझे 15 मिनट रुकना पड़े, मुझे फैसिलिटी ना मिले, तो स्वाभाविक रूप से चाहे आप हो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी सामान्य आदमी होगा उसको पीड़ा होगी। और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन आज शुरू हुआ। आज फास्टैग के कारण 97% टोल कलेक्शन क्रांतिकारी कदम था और वास्तव में ये बिल्कुल वैसे जो सुविधा हुई है इसको मैंने निजी तौर पर महसूस किया है। फास्टैग 97% आज टोल कलेक्शन हमारा फास्टैग के कारण हो रहा है। उसके कारण समय की बचत हो रही है। लोगों को आज एवरेज 25 सेकंड में गाड़ी पास हो सकती है टोल प्लाजा में, और वो एवरेज आने वाले दिनों में 8-9 सेकंड तक नीचे आ सकता है। उससे टोल की चोरी बची। आज टोल कलेक्शन लगभग 35% बढ़ गया है राष्ट्रीय राजमार्गों का, क्योंकि वहां जाके जो चोरी होती थी, कैश में चोरी होती थी, वो सब में बहुत कंट्रोल आया है, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक है। आपके वॉलेट से जाना है, आपके कार्ड से जाना है, आपके अकाउंट से जाना है, एवरी मनी इज अकाउंटेड फॉर। अच्छा, गाड़ी जो पास हो रही है फास्टैग से, तो चाहे वो पत्रकार हो, नेता हो, अभिनेता हो, अधिकारी हो, पुलिस वाला हो, जो भी हो, उस फास्टैग तो केवल गाड़ी के टैग को रीड करता है, वो उसमें बैठे हुए आदमी को रीड नहीं करता है। तो उसके कारण हर आदमी टोल दे रहा है और उसके कारण सुविधा बढ़ रही है। जितना पैसा ज़्यादा उसमें पैसा आएगा उतना ज़्यादा सड़क निर्माण में और पैसा लगेगा। तो मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि टोल लेना ये मजबूरी है, लेकिन टोल के साथ साथ अच्छी सुविधा देना ये जिम्मेदारी है। निस्संदेह। अच्छा, हम पहले देखते थे कि सड़कों का निर्माण और उसकी गुणवत्ता ठेकेदारों के आपसी झगड़े और टेंडर इन सारी चीज़ों में फंस के रह जाता था। इस समस्या का निदान मंत्रालय कैसे निकाला?
नहीं, इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी। आज आपने देखा होगा लगभग 8-9 साल में 15 लाख करोड़ के काम इस देश में चल रहे हैं, और कहीं भी कोई एक भी सवाल किसी इस पर उठा नहीं है। उसका सबसे पहला बड़ा कारण था क्योंकि चीज़ों को हमने बहुत ट्रांसपेरेंट किया। द प्रोसेस हैज़ बीन मेड वेरी ट्रांसपेरेंट। सारी सिस्टम ऑनलाइन है, कोई भी आदमी कभी भी देख सकता है। बल्कि हमने कंपटीशन को इतना बढ़ाया कि आजकल एक टेंडर में 20-20 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 25-25 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक दूसरे के साथ कोई उसका एक नेक्सस ना बना सके। उसके कारण 120 में से 112-13 टेंडर बिलो द कॉस्ट गया है। अच्छा, 15-15, 20-20% बिलो द कॉस्ट जाकर काम हो रहा है, क्योंकि काम मत। लेकिन इसके साथ साथ ही ये भी ख्याल रखा गया कि कॉन्ट्रैक्टर अननेसेसरी हैरास ना हो, और इसलिए उसको भी हर प्रकार से टाइमली उनको पेमेंट मिले, क्वालिटी पर ध्यान रखा जाए। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी लाकर वो अगर इम्प्रूवमेंट करता है तो उसको प्रोत्साहित किया गया कि भाई आप नई टेक्नोलॉजी से अगर वो पैसे बचाता है तो कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसी कई बातों को उनको भी प्रोएक्टिवली सपोर्ट किया गया। देखिए, कॉन्ट्रैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, बहुत है, और वो चोर है ये मानकर हम काम करेंगे तो शायद नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी लाकर क्वालिटी को इम्प्रूव करके चोरी करने के सारे रास्तों को बंद करते अधिक से अधिक अच्छा काम करना। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया। जो वर्क कल्चर की मैंने पहले बात की थी, अगर आप डिले करते हैं तो आप पर डे लाखों रुपए का पेनल्टी लगाई गई, लेकिन अगर आप काम पहले पूरा करते हैं तो आपको पर डे हजारों रुपए की बोनस दिया गया। तो लोगों में होड़ लग गई अच्छा काम करने का। जैसे मैंने कहा, गुजरात में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद दूसरे कंपनी ने महाराष्ट्र में अकोला में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। उन्होंने 48 घंटे में 75 किलोमीटर सड़क बनाई, अच्छा, बिटुमिन की। मतलब और अब तक कतार का रिकॉर्ड था वो, उसको पार करके अब हम वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नाम पर है। तो एक होड़ लग गई अच्छा काम करने की। एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल तैयार हुआ, और बिल्कुल इसकी वजह से गुणवत्ता भी अच्छी हुई और काम भी तेज हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब सड़क से परे बात करें कि भारत में सड़कें अच्छी बन रही हैं। एक बड़ा पुराना मोड है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का। हालांकि ये विषय थोड़ा सा अलग है, लेकिन हमने हाल में देखा कि बनारस से सिलीगुड़ी तक वाटर ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम तैयार किया गया। इसका भविष्य क्या है भारत में? क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के ज़माने में देखते थे कि वाटर ट्रांसपोर्ट बड़ा ईजी होता था, लेकिन वो व्यवस्था बीच में बंद हो गई थी। अब मंत्रालय ने इस पर काम शुरू किया है। इसमें आप क्या भविष्य देखते हैं देश का? निश्चित। देखिए, अगर हम सड़क से कोई सामान ले जाते हैं तो अगर हमें 1.5 रुपये खर्च आता है, और अगर हम वही सामान हम रेलवे से ले जाते तो हमें अगर 75 पैसे या 1 रुपया खर्च आता है, तो पानी से ले जाने में वो खर्च 30 पैसा 40 पैसा आता है। इतना कॉस्ट में अंतर है, और बहुत एफिशिएंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट उसको यूज़ करने के लिए, और आदिकाल से अनादिकाल से वाटर ट्रांसपोर्ट ये सबसे बड़ा मीडियम रहा ट्रांसपोर्ट का, लोगों को और सामान को पहुंचाने का। तो मुझे लगता है ये तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सबसे एफिशिएंट और बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट है, और हमारे देश में उसके लिए अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि 6500 किलोमीटर का तो हमारा कोस्ट लाइन है, और हमारे देश में इतनी नदियां हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, गंगा में बनारस से ऊपर डिब्रूगढ़ तक, और उससे भी ऊपर असम तक, और वाया बांग्लादेश अब माल जाना शुरू हुआ है। उसके कारण एफिशिएंसी बढ़ी है। उसके लिए हमें बहुत सारे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ रिवर से जहाँ तक पहुँचा वहाँ से आगे ट्रेन या सड़क की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स भी बन रहे हैं। बनारस में बना है, गाजीपुर में बन रहा है, साहिबगंज में बन रहा है, कलकत्ता में बन रहा है। तभी हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्योंकि हम पानी से, मान लीजिए बनारस से हम ले गए साहिबगंज तक, साहिबगंज में वहाँ से लोगों तक पहुँचाने के लिए वहाँ सड़क की व्यवस्था, ट्रेन की व्यवस्था, तो ये सारी की जा रही है। और मुझे लगता है इनफैक्ट पिछले मंथ ही शायद पहला दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज शुरू हुआ गंगा में। बनारस से चलकर बांग्लादेश होते हुए वो रिवर क्रूज जा रहा है ऊपर डिब्रूगढ़ तक, और वो 52 दिन का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। तो मुझे लगता है ऐसे और बढ़ेंगे, और वाटर ट्रांसपोर्ट इस देश में बहुत बढ़ने वाला है, और बहुत बढ़ने की आवश्यकता है। तो जो भी दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो ये जान लें कि भारत में सड़कों और ट्रांसपोर्टेशन के मामले में जो क्रांति चल रही है वो इस देश की नींव को मजबूत कर रहा है। और हम वैभव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दी, और उदय इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत उदय इंडिया और आपके पूरे टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे मौका दिया। ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बहुत नए नए काम हो रहे हैं और इंजीनियरिंग मार्वल्स हमारे देश में बन रहे हैं, उस पर हम एक सीरीज़ चलाते हैं। मैं चाहूँगा आप और आपके दर्शक उस सीरीज़ को ज़रूर देखें। डिस्कवरी चैनल पर हर गुरुवार को शाम को 7 बजे और हर रविवार सुबह 11 बजे आता है। बिल्ड इंडिया नाम से ये सीरीज़ आती है। वो डिस्कवरी प्लस और यूट्यूब चैनल्स पर भी अवेलेबल है। आप अपनी सुविधा से और इस देश में सच में गौरव कर सके, ऐसी बहुत बातें हो रही है। यही एक पॉजिटिव मैसेज हम उस सीरीज़ में से देना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निजी तौर पर बताना चाहूँगा कि मैं बिल्ड इंडिया का रेगुलर व्यूअर हूँ और मैं हमेशा देखता रहता हूँ, और मैं दर्शकों से भी अनुरोध करूँगा कि वो जरूर इस कार्यक्रम को देखें। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत गौरवशाली कार्यक्रम होते हैं, और हम अगली सीरीज में फिर इस पर भी बात करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।